हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिनाक जीएस। आपका पिनाक जीएस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इकोनॉमी की ही क्लास चल रही है हमारी। तो इकोनॉमी में हम एक क्लास ले चुके हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम आज मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इश्यू रहे हैं, जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसका, उन सबको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले ही बता दूं, जो ये इकोनॉमी की क्लास है ये स्टैटिक पोर्शन है, इसमें डायनामिक पोर्शन आपको नहीं है, मतलब कि करंट अफेयर इसमें शामिल नहीं है। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो इकोनॉमी की पढ़ाई तभी पूरी मानी जाएगी जब उसमें जो इश्यूज रहे हैं, करंट के इश्यूज रहे हैं, उनको ऐड कर दिया जाए। मतलब स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों की रणनीतिक तैयारी की जाए, एक तरह मिलजुल की तैयारी की जाए, दोनों को मिला जुला के। तो अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसीज होती क्या है? तो मौद्रिक नीतियां किसी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह किसी भी देश की, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी होती है, जो मांग होती है, जो तरलता होती है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीतियों को निर्धारण करे। तो केंद्रीय बैंक हमारे यहाँ कौन है? आरबीआई। तो भारत में आरबीआई की जिम्मेदारी है कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा और किन हाथों में कितना पैसा रहेगा, मतलब लिक्विडिटी मार्केट में कितनी रहेगी, उस सब की जानकारी के लिए आरबीआई मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करती है। तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, मौद्रिक नीतियों के उद्देश्यों की अगर हम बात करें, तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? जो अगर हम मौद्रिक नीतियों के उद्देश्यों की बात करते हैं तो ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात के लिए काम करते। दूसरा क्या कि मूल्य स्थिरता लाने के लिए, किसी भी घरेलू करेंसी के लिए, मतलब डोमेस्टिक करेंसी के लिए उसकी मूल्य की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होती है। दूसरा क्या है कि जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सचेंज रेट, जो विनिमय दर होती है उसको बनाए रखने के लिए भी, एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए भी आरबीआई मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की कितनी बचत होगी? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को कि मतलब कितना तो बचत होगी और कितना किस इसके में निवेश किया जाएगा, उसके लिए जो आरबीआई मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये सब काम करती है। जो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी है, जो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी है, कौन बनाती है? ये आरबीआई बनाती है। आरबीआई क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को एवरी ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल माह में, अप्रैल में इनको निर्धारण किया जाता है। और अप्रैल के बाद एवरी 2 मंथ्स पर, प्रत्येक 2 महीने बाद इसको क्या किया जाएगा? इसको क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको रिव्यू किया जाता है कि जो हमारी बेंचमार्क रेट है उनमें कुछ परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, अगर आरबीआई को लगता है कि मौद्रिक नीतियों को निर्धारण, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो वो अपनी बेंचमार्क की रेटों को उसी हिसाब से बनाती है। अगर उसको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, तब मतलब मार्केट में जो पैसा है, जो तरलता है, वो बहुत कम है, तो आरबीआई उस दूसरी तरह से मौद्रिक नीतियों को बनाता है। अगर आरबीआई मेनली फोकस करता है ग्रोथ को, तो आरबीआई एकोमोडेटिव स्टांस को अपनाता है मॉनेटरी पॉलिसी के को। अगर आरबीआई जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है तो कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग स्टांस को अपनाता है। ठीक है, अब दोनों की बात हम आगे करेंगे। तो आगे करने के जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रहे हैं, जो अभी तक आरबीआई अपनाती रही है, वो 3 तरह के स्टांस रहे हैं। वो 3 स्टांस कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एकोमोडेटिव,
एकोमोडेटिव। सेकंड क्या है न्यूट्रल, कि आरबीआई क्या काम करेगी, जो पिछली 2 महीनों में रेपो रेट बनी हुई थी या जो बेंचमार्क रेट बनी हुई थी उन्हीं को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। तो हम कहेंगे कि आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस अपनाया हुआ है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। ठीक है, तो एकोमोडेटिव में क्या करेंगे, मैनुअली ग्रोथ को फोकस करती है, और कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग में क्या करती है, वो काम को इन्फ्लेशन को मेनली फोकस करती है, इन्फ्लेशन को मेनली फोकस करती है। इतना आगे समझ में। अब बात करते हैं आगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारण करने में आरबीआई कुछ टूल्स को अपनाती है, उनको क्या कहते हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं, क्योंकि इन टूल्स को अपनाती है, एक उपकरण होते हैं। ये उपकरण दो रूप में होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल रूप में होते हैं और एक नॉन ट्रेडिशनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स और नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, सामान्यतः आरबीआई इन्हीं का उपयोग करती है, लेकिन जब लगता है कि ट्रेडिशनल टूल्स फेल हो चुके हैं तो आरबीआई नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को भी उपयोग में लाती है। कभी कभी इन दोनों को साथ भी लाया जाता है, कि मतलब ट्रेडिशनल टूल्स को भी आरबीआई यूज कर ले और नॉन ट्रेडिशनल टूल्स को भी आरबीआई यूज कर ले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो इनके नेम्स हम देखते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हेलीकॉप्टर ड्रॉप बोलते हैं, या इसको क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप क्या होता है, कि ड्रॉप होता है ऊपर से छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। तो आरबीआई को जब लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी जो कम है, लिक्विडिटी कम है, तरलता जो है कम है, मतलब मार्केट में पैसे कम है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में पैसों की कमी है। तो आरबीआई क्या काम करेगी, जैसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप कर देता है, उस हिसाब से उसी प्रकार से आरबीआई मार्केट में पैसों को ड्रॉप कर देगी। ठीक है, वो ड्रॉप कैसे करेगी, वो आगे देखेंगे कि जीसेक को खरीदेगी और जीसेक को बेच देगी, वो सब आगे टूल्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा हेलीकॉप्टर ड्रॉप। दूसरा क्या होता है, दूसरा टूल्स कौन सा है इसका, हेलीकॉप्टर हुबर। हेलीकॉप्टर हुबर मतलब जो, अगर आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में मार्केट में लिक्विडिटी है, उससे ज्यादा तरलता है, उससे ज्यादा पैसा है मार्केट में, तो आरबीआई क्या काम करेगा, उस मार्केट से जीशक को बेच देगा बैंक्स को मार्केट में, और वहां से क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा होगी, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होगी, जहां लिक्विडिटी सरप्लस होगी, उसको वहां से सक करने का कोशिश करेगी, मतलब वहां से उसको उठा लेगा, उसको होवर कर लेगा। जो नेक्स्ट है इसका, वो है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो ये तो होगी नॉन ट्रेडिशनल की बात कर ली, जो नॉन ट्रेडिशनल टूल्स हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल टूल्स हैं। तो ट्रेडिशनल टूल्स भी 2 तरह के होते हैं, क्योंकि यूज जो होता है ज्यादातर इन्हीं का यूज होता रहता है, ट्रेडिशनल टूल्स का। ट्रेडिशनल टूल्स भी 2 तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से हैं, एक तो होता है मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक।
दो तरह के टूल्स को यूज करता है। तो इसमें भी आरबीआई मेनली जो ट्रेडिशनल टूल्स यूज करता है उसमें भी जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, जो मात्रात्मक टूल्स होते हैं, जो मात्रात्मक उपकरण होते हैं, उनको मौद्रिक नीतियों को लागू करने में उनको जमीनी स्तर पर लाने में इन्हीं टूल्स का उपयोग करता रहता है। लेकिन जब कभी आरबीआई को लगता है कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स सक्सेस नहीं हो रहे हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो क्वालिटेटिव टूल्स को, जो गुणात्मक टूल्स है, उनको भी यूज कर लेता है। तो देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव टूल्स है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं, जो गुणात्मक टूल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो इसमें है एक मोरल सक्सेशन, दूसरा है डायरेक्ट एक्शन, और थर्ड क्या है, इनको एक एक करके हम देखेंगे, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने पढ़ा होगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एसएलआर होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ओएमओ होता है, बैंक रेट होती है। ये शब्द आपने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे न्यूज में कि आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है। जो एमएसएफ है या एफडीएफ है या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, अभी न्यूज में रहा था 2020-21-22 में खूब ऑपरेशन ट्विस्ट चर्चा में रहा था, तो हम सबको देखने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन ट्विस्ट भी क्या है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, बैंक रेट हो गया, और एक होता है आर आर, इसको बोलते हैं रेपो रेट, एक होता है ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट होता है, और नेक्स्ट कौन सा होता है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और नेक्स्ट जो होता है वो एफडीएफ। तो ये 8 टूल्स हैं, 8 टूल्स हैं जिनको आरबीआई यूज करती रहती है। अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को हटाकर एफडीएफ की अवधारणा को लाया है। ठीक है, तो आरबीआई मेनली जो फोकस करती है वो जो फोकस करती है वो रेपो रेट को ही आधार बनाकर इन्फ्लेशन की गणना करती है, और उसी के आधार बनाकर मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करती है। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके, सीआरआर क्या है और एसएलआर क्या है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, तो एक एक करके इनके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीआरआर को देख लेते हैं। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ये सपोज कर लीजिए कि ये बैंक है, एक बैंक कौन सा है, ये आरबीआई है। ठीक है, ये आरबीआई है, और इधर एक बैंक है, यहाँ पे एक बैंक है, इसका ये एक बैंक है, इसको कोई सा बैंक मान लीजिए आप, एसबीआई मान सकते हैं या जो भी है, तो एसबीआई मान लेते हैं। तो जो एनडीटीएल है, सीआरआर का मतलब होता है कि बैंक को अपने एनडीटीएल का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा, उसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब बात आता है कि मतलब ये क्या काम करेगा, ये एनडीटीएल का एक पार्ट रख देगा। ठीक है, ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो ये आपको देख लेना, इसको बोलते हैं बेंचमार्क रेट बोलते हैं, इन सब रेट्स को। तो आप जो बैंक क्या करेगा, तो बैंक एसबीआई के पास एक अनिवार्य रूप से कुछ राशि को रखेगा जो एनडीटीएल होगा। तो अब बात करते हैं एनडीटीएल क्या होता है। जब एनडीटीएल शब्द आया है तो एनडीटीएल को समझना जरूरी हो जाता है। तो एनडीटीएल है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। जब बैंक की एनडीटीएल की हम गणना करते हैं तो एनडीटीएल में हम किस किस को जोड़ते हैं, जो एनडीटीएल है उस एनडीटीएल में जो हम जोड़ते हैं उसमें जोड़ते हैं उसके डिमांड डिपॉजिट के रूप में। डिमांड के रूप में डिपॉजिट कितना है उस बैंक के पास, डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग अकाउंट के रूप में और करंट अकाउंट के रूप में। और दूसरा क्या कि जो टाइम डिपॉजिट के रूप में उसके पास कितना, टाइम डिपॉजिट बोल सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट के रूप में कितना, या रिकरिंग डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका एनडीटीएल।
एनडीटीएल हो जाता है। तो एनडीटीएल का एक भाग ऐसा होगा जिसको बैंक आरबीआई के पास रखेगी, उसको सीआरआर कहते हैं। अब बात करते हैं एसएलआर की। तो एसएलआर क्या है? जो एसएलआर है ये मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, और ये बैंक है। तो एसएलआर में क्या करेगा बैंक? बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ हिस्सा, जो एक भाग होता है, उस एक भाग को बैंक आरबीआई के पास ना रखकर अपने पास रख लेती है। मतलब कि इसने कहा कि जो 20 रुपए हैं तो उसको हम एसएलआर के रूप में रखते हैं। तो एसएलआर के रूप में रखने का मतलब क्या है कि बैंक अपने ही पास उसको बैंकिंग जो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है बैंक, उनसे अलग हटा के रख लेगा कि अगर भविष्य में, निकट भविष्य में कोई चुनौती आती है तो उससे जो एसएलआर का प्रयोग करके निपटा जा सकता है, उसका निपटान किया जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं कि एनडीटीएल का वह भाग है जिसे बैंक अपने पास रखता है, इसको आरबीआई को नहीं देता है। तो ये तो हो जाता है ये। अब एक टर्म आ रहा है जीसैक। जीसैक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी बैंक ने या किसी संस्था ने खरीदे हैं, अगर वो 1 साल तक के लिए खरीदे हैं, मतलब उनकी जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर तक है, तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे बिल। इनको बिल कहेंगे कि बिल के फॉर्म में जीसैक खरीदा हुआ है। अगर 1 साल से ज्यादा है, मतलब 1 ईयर से ज्यादा का है टाइम पीरियड उसके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं कि बॉन्ड खरीदा है। तो आपको ये समझ में होना चाहिए। कभी हम कहते हैं ना कि हमने बॉन्ड खरीदा, तो सीधा सा मतलब है कि वो 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदा गया जीसैक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सपोज कर लीजिए ये आरबीआई है, ठीक है। ये क्या काम करेगा? खुले बाजार में जाएगा, मतलब ओपन मार्केट में जाएगा। ओपन मार्केट में जाने के लिए इसका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है ई कुबेर। क्योंकि ये पैसों के लेन देन से संबंधित है तो इसको कुबेर की संज्ञा दी गई है। तो ये ई कुबेर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, एक प्लेटफॉर्म है। वहां पे आरबीआई जाके क्या करेगा? वहां पे जीसैक को खरीदेगी, वहां पे क्या करेगी? खरीदेगी, और वहीं पे क्या करेगी? बेचेगी। तो मतलब ये एक आरबीआई का, आरबीआई के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आरबीआई जो अपनी जीसैक है उनको बेचती भी है और उन्हें जीसैकों को वहां से खरीदती भी है। जब लिक्विडिटी सरप्लस होती है या जब लिक्विडिटी कम होती है, तब उनको क्या करती है? वहां से खरीदती और बेचती है। इतना आगे समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट है वो है एमएसएफ। एमएसएफ की अगर करना कहते हैं तो ये कौन से? ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करते हैं। सपोज करें इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ होगी गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या होगी? गवर्नमेंट है, और यहाँ पे क्या है? ये आरबीआई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या देगी? गवर्नमेंट आरबीआई को एक जीसक देगी। कौन सा जीसक देगी? मार्केट स्टेबल जीसक इसको दे देगी। अब ये जीसक को अपने पास तो रखेगा नहीं, तो ये यहाँ पर मान लीजिए बैंक है, कोई भी बैंक है, तो ये जीसक इसको देगी। जीसक यहाँ से देगा और यहाँ से क्या कर लेगा? यहाँ से रुपये को वापस ले लेगा। इससे क्या हो जाएगा? जो मार्केट में सरप्लस है उस सरप्लस को अपने पास रख लेगा। लेकिन अब इस जो मार्केट, जो गवर्नमेंट ने जीसक दिया था आरबीआई के लिए,
तो आरबीआई उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट को उसका पैसा ना देकर अपने पास रखेगी और जो भी अमाउंट आएगा उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं करेगी। तो आरबीआई उस पर क्या करेगा, अपने ही पास से जो इंटरेस्ट बनेगी उस इंटरेस्ट को इसके मतलब जो बैंक है तो इसके लिए इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसको पैसे दिया है भाई, बैंक ने आरबीआई के लिए पैसे दिया है। तो अपनी जो आरबीआई के पास संसाधन होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, उन्हीं रिसोर्स से ये इसको क्या कर देगी, जब जीसैक को वापस लेगा तो ये पेमेंट भी तो लेगा। सपोज करो इसने जीसैक दिया और इसने 100 रुपए दिए, ठीक है, तो कुछ समय के बाद ये बैंक इसको जीसैक को वापस कर देगा, ये आरबीआई जीसैक को वापस ले लेगी और बैंक को पैसा दे देगी। तो जो बैंक को अमाउंट दिया जाएगा वो 100 रुपए तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी है। तो इसमें क्या दिया जाएगा, जो अमाउंट है प्लस के जो इंटरेस्ट बना है उन दोनों को क्या दे दिया, दोनों को मिला के दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट को पे कौन करेगा, आरबीआई अपने पास जो रिसोर्स है, आरबीआई के पास जो रिसोर्स है उन रिसोर्स से इनको पे करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट की, जो अभी चर्चा में भी था। ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, आप जानते हैं ट्विस्ट का मतलब होता है कि एक साइड इधर हो जाना और फिर दूसरी साइड इधर हो जाना, एक ही समय पे एक साइड हो जाना, लेफ्ट हो जाना, उसी समय पे दूसरी साइड हो जाना। कहते हैं ना कि ट्विस्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो ये डांस की तरफ में डांस की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ है आरबीआई। आरबीआई क्या करेगी, एक ही समय पे जो जीसेक है उनको खरीदेगी और उसी समय पे जीसेक को क्या कर देगी, सेल भी कर देगी। मतलब इधर क्या करेगी, एक साइड बाई करेगी और तुरंत ही उसको लगे हाथ क्या कर देगी, सेल भी कर देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोला गया। अब आता है बैंक रेट की बात करते हैं। अब बात करते हैं बैंक रेट की। तो प्रारंभ में बैंक रेट की जो डेफिनेशन होती थी वो अलग होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जब से रेपो रेट ऑपरेशन और रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन ये सब आए हैं, तो जो बैंक रेट है उसका इफेक्ट जो है घट गया है। तो अब बैंक रेट क्या है, बैंक रेट अब है कि अगर कोई बैंक है वो सीआरआर रखने में और एसएलआर का जो कोटा है, इनको क्या बोलते हैं, इनको रिजर्व मनी बोलते हैं। सीआरआर और एसएलआर को अगर इनको रखने में चूक जाता है, मतलब रख नहीं पाता है, तो जो बैंक है उस पर जुर्माने के तौर पर जुर्माना तय किया जाता है इस बैंक रेट के अंतर्गत। तो बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक रेट जनरली एक वह आधार दर है जिससे जिस पर बैंकों पर लागू होने वाले जो पेनल्टीज हैं वो तय होते हैं। जैसे कि सीआरआर और एसएलआर को रखने में चूक हो जाने में लगाएगा जुर्माना। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पर जो रेट लगाया जाता है, तो बैंक रेट कितना होता है, जो रेपो रेट होता है उसका 0.25% तो पेनल्टीज लगाएंगे, क्योंकि आप जो एसएलआर था, जो सीआरआर था, उसको रखने में चूक गए हैं। अब बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं रेपो रेपो रेट की बात करते हैं। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट की बात करते हैं। ये सपोज करिए ये आरबीआई है और ये क्या है, ये बैंक है, ठीक है। जब आरबीआई से कोई बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अपनी मांग जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेता है, तो उसको एक रेट पे लोन दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और इसमें कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है। ये कितने दिन तक के लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 90 दिन तक के लिए लिया जाता है, 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए लिया जाता है। इस क्या करेगा आरबीआई बैंकों को देगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये दो तरीके से लिया जाता है, ओवरनाइट ओवरनाइट रेपो और टर्म रेपो। ओवरनाइट रेपो जो है ये क्या है, 24 घंटे के लिए लिया जाता है सिर्फ,
ओनली 24 घंटे के लिए लिया जाता है। और जो बैंक का एनडीटीएल होगा, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट होगा और जो फिक्स डिपॉजिट होगा उसका 0.25%, 0.25% तक मैक्सिमम ले सकता है एक बैंक आरबीआई से। लेकिन जो टर्म रेपो है वो 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन ऐसे ऐसे करके 19 डेज तक लिया जा सकता है। और इसके अंतर्गत एक बैंक अपने कुल एनडीटीएल का 0.75% तक ऋण के रूप में, मतलब लोन के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और इस पूरे ऑपरेशन को, ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको हम बोलते हैं रेपो ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पूरा रेपो ऑपरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है हमारा? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? ये मान लीजिए आरबीआई है और ये बैंक है। तो जब आरबीआई, मतलब जिस रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए ऋण की अवधि, सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण प्राप्त करता है, मतलब बैंक किसको दे रहा है? इस बार आरबीआई को दे रहा है। क्या दे रहा है? अमाउंट दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो मतलब 90 दिन तक के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। यदि आरआर की जो रिवर्स रेपो रेट है अगर उसकी रेट ज्यादा है तब बैंक आरबीआई को अधिक से अधिक ऋण देंगे और जो धनराशि ऋण के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचनी थी वो उपभोक्ता की तक ना पहुंच के वो कहां पहुंचेगी? आरबीआई की तरफ जाएगी। क्योंकि आरबीआई के पास जब बैंक पैसा को अपने को रख रहे हैं ना तो बिल्कुल एक सिक्योर है, 100% सिक्योर है। ठीक है। तो कहां की तरफ जाएगा? वो उल्टा चला जाएगा, क्योंकि वो आना चाहिए था मार्केट में, लेकिन मार्केट में आने के बाद आरबीआई की तरफ चला जाता है। तो ये हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की। तो ये क्या है? जो इस पे इसका फॉर्मूला है एक एमएसएफ रेट, रेपो रेट प्लस 0.25%। इसको भी मैं समझाऊंगा क्योंकि एक पेनल्टी के रूप में काम करेगा। मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, और ये बैंक है। ये क्या है? आरबीआई है और ये बैंक है। आरबीआई ने इसको रेपो रेट पे बैंक को पैसा दे दिया, लेकिन बैंक क्या हुआ कि परिसंपत्ति गिरवी रखेगा इसके लिए। ठीक है। आज उसको पैसा मिल गया, लेकिन अब बैंक की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक जो कॉल मनी रेट होता है तो यहाँ चला जाएगा। ये मान लीजिए बैंक 1 है और ये बैंक 2 है और ये बैंक 3 है, तो इनके पास जाएगा ये। तो जब इनके पास जाएगा तो ये कहेगा कि भाई हमें पैसा दे दीजिए इनसे। तो ये कह देंगे कि नहीं नहीं, मार्केट में तो पहले से ही भगदड़ मची हुई है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते। लेकिन जो ये बैंक है, ये वाला बैंक है, इसकी जरूरत है कि इसको पूरा करना उन जरूरत, तो ये क्या काम करेगा? ये आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई इससे पूछेगा कि मार्केट से ले लीजिए आप कॉल मनी रेट पे, तो ये कहेगा कि नहीं मिला। तो जब आरबीआई इसके पास से दोबारा जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एमएसएफ। लेकिन आरबीआई कहेगा कि इस बार हम रेपो रेट पे नहीं देंगे, क्योंकि जो पिछली बार रेपो रेट पे आपको दिया है, जो यहाँ ही आपको पिछली बार अभी रेपो रेट पे दिया है उसको अभी आप वापिस ही नहीं किया है। ठीक है, आपने वापस नहीं किया, आप उधार चुकाने में चूक गए हैं।
तो इस बार क्या करेगा, इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। तो वो इंटरेस्ट कितनी होगी, जो एमएसएफ रेट होगी क्या होगी, रेपो रेट, जो रेपो रेट रहेगी उसमें 0.25% को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलएएफ कॉरिडोर की। एलएएफ कॉरिडोर की बात करते हैं। तो एलएएफ कॉरिडोर में तीन चीजें आती हैं। रिवर्स रेपो रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लोर रेट भी बोलते हैं। दूसरा आता है रेपो रेट, इसको हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी बनती है वो रेपो रेट को आधार मान के ही बनाई जाती है मैक्सिमम। और इसको बोलते हैं एमएसएफ। एमएसएफ को क्या बोलते हैं, सीलिंग प्राइस, सीलिंग रेट। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो एक आदर्श के रूप में एलएएफ कॉरिडोर है वो पूर्णतः बैलेंस्ड होना चाहिए, और आर्थिक संकट के दौर में इसे जो अनबैलेंस्ड भी किया जा सकता है। लेकिन एलएएफ कॉरिडोर जो वो ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा थिन होना चाहिए, मतलब ना तो ज्यादा चौड़ा होना चाहिए और ना ज्यादा संकुचित होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे ये रेपो रेट है, अगर हम इसमें 25 बीपीएस बेसिक पॉइंट जोड़ देते हैं तो ये बोलता है सीलिंग प्राइस, सीलिंग रेट। अगर हम इसमें के 25 बेसिक पॉइंट घटा देते हैं, अभी बेसिक पॉइंट की बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं फ्लोर रेट। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर रेट। लेकिन अप्रैल 2022 में आरबीआई ने क्या काम किया, एलएफ कॉरिडोर को संतुलित कर दिया। अप्रैल 2022 की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स रेट कितना की थी, 3.35% थी। और रिवर्स सॉरी रेपो रेट कितनी थी, 40%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी थी, 4.25%। लेकिन इसको बढ़ा के इसको खत्म कर दिया, इसकी जगह क्या ला दिया, एफडीएफ ला दिया, और इसको कर दिया 3.75%। और जो ये रेपो रेट थी इसको यों की यों ही रखा, और इसको 4.0%। अगर इधर गए हैं तो 25 बीपीएस घटा है ना, और इधर गए हैं तो प्लस के 25 बीपीएस घटा और ऐड किया तो 4.25% हो गया। तो जो वर्तमान कंडीशन है वो भी एक बैलेंस्ड है। जो प्रेजेंट में कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन भी जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन भी क्या है, बैलेंस है। अब क्या कर रहा है जो आरबीआई ने, जो आरआर था, जो रिवर्स रेपो रेट था, इसको तो कर दिया समाप्त। जो रिवर्स रेट था इसको तो कर दिया है समाप्त, और इस रिवर्स रेपो रेट की स्थान पर एक नया टूल्स लाया है, वो है एफडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को लाया गया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक पॉइंट की। हम बीपीएस की बात कर रहे थे ना, तो बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं, बीपीएस होता क्या है। बेसिक पॉइंट सिस्टम, जनरली अगर हम बात करें तो बीपीएस कुछ नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आरबीआई रेपो रेट या जो भी उसकी बेंचमार्क रेट होती है ना, उनको व्यक्त करने के लिए बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करती है। अगर आरबीआई ये कहेगी कि हमने 1% का रेपो रेट बढ़ाया है, तो आरबीआई 1% नहीं बताएगी आपको, वो क्या बताएगी आपको, न्यूज़पेपर में देखते हुए वो बताएगी कि हमने 100 बीपीएस को बढ़ाया है। आप कहेंगे कि वाह कितना बढ़ा दिया। वो क्या काम करेगी, अगर वो कहेगी कि 0.25% हमने रेपो रेट को कट किया है, तो सिंपल 0.25% रेपो रेट को कट किया ऐसे नहीं लिखेगी, वो लिखेगी कि हमने 25 बीपीएस कम कर दिया है, बेसिक पॉइंट कम कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो 1% किसके बराबर कर रहा है, 100 बीपीएस के, और 0.25% किसके बराबर होगा, 25 बीपीएस के। तो कुछ नहीं, इसमें से सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मनी पॉलिसी की। मनी पॉलिसी की बात करते हैं तो मनी पॉलिसी दो तरह की होती है। एक तो होती है चीप मनी पॉलिसी,
कौन कौन सी पॉलिसी होती है? दो तरह की पॉलिसी होती है, चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी। जो चीप मनी पॉलिसी होती है इसको हम विस्तारवादी नीति भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉनेटरी ईजिंग भी बोलते हैं। मॉनेटरी ईजिंग भी होती है। इसमें आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी इस हिसाब से बनाती है कि लोन रेट जो है, जो बेंचमार्क रेट है उनको कम रखती है। बेंचमार्क रेटों को कम रखेगी तो लोगों को जो बैंक से लोन प्राप्त होगा वो भी आसानी से और कम ब्याज पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या काम करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं कि मॉनेटरी ईजिंग। ईजिंग का मतलब होता है कि विस्तार करना है आपको, ठीक है। डियर मनी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इसको हम हॉकिश भी बोलते हैं। हॉकिश पॉलिसी का मतलब है कि जैसे बाज होता है, बाज तो अपने पंखों को ना फैला के चुपका के बैठता है, तो उस तरह से आरबीआई क्या करेगी, जो मॉनेटरी पॉलिसी को इस हिसाब से बनाएगी कि ताकि रेटों को बढ़ा दिया जाए। जो उसकी बेंचमार्क रेट है, मानो रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब जब आरबीआई से बैंकों को लोन महंगा प्राप्त हो रहा है, तो आरबीआई से जब लोगों बैंकों को लोन महंगा प्राप्त हो रहा है, तो बैंक भी तो जो उपभोक्ता उसके पास जाएगा उसको महंगा ही देंगे। सपोज करो कि अगर आरबीआई के 6% पे प्राप्त हो रहा है ब्याज, मतलब लोन 6% की ब्याज पे प्राप्त हो रहा है, तो आरबीआई ऐसा तो है नहीं कि इसको 5.5 पे देगा। तो आरबीआई क्या काम करेगा? 6.5 पे, सॉरी बैंक जो क्या काम करेगा अपने उपभोक्ताओं के लिए 6.5 पे देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो रिसोर्स है अपने सैलरीज वगैरह सब कम देनी है, उनको क्या करेगा, उनको मैनेज करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हॉकिश पॉलिसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी टाइटनिंग भी बोलते हैं। इसको मॉनेटरी टाइटनिंग भी होते हैं। तो जो इसमें है, इसमें क्या काम करेगा? रेट को बढ़ा दिया जाता है और इसमें रेट को कम कर दिया जाता है। तो ये तो हो जाते हैं जो मात्रात्मक उपकरण है समाप्त। अब जो हम आगे टूल्स हैं, वो टूल्स कौन से हैं? वो गुणात्मक टूल्स हैं जो क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव टूल्स हैं। तो इसमें तीन तरह के टूल्स होते हैं। एक तो होता है मोरल, तो इसमें क्या करती है आरबीआई? बैंक को बैंक की नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराती है कि भाई आपकी जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि आप मॉनिटरी ईजिंग करें, लोगों के पास पैसा दें, उनको बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। लेकिन जब बैंक इतनी समझाने पे भी नहीं मानते, तो आरबीआई एक नेक्स्ट कदम उठाती है। इसके बाद कौन क्या करती है? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन लेते, तो जिम्मेदारी याद दिलाने के बाद भी जब बैंक नहीं मानते हैं और या सही से काम नहीं करते, तो आरबीआई क्या करती है? डायरेक्ट एक्शन लेती है। और जब डायरेक्ट एक्शन के बाद भी नहीं मानते तो क्या कर देती है? क्रेडिट की राशनिंग कर देती है। क्रेडिट की राशनिंग कर देती। क्रेडिट की राशनिंग का मतलब ये है कि जैसे कि ये आरबीआई है, ठीक है, ये आरबीआई है और ये बैंक है। तो जो आरबीआई ने बैंक को लोन प्रोवाइड किया है, तो उस लोन को प्रोवाइड करने के बाद आरबीआई ऐसी गाइडलाइन जारी कर देगी कि आप कितना पैसा किसको दे सकते हैं या किस सेक्टर को दे सकते हैं। मान लीजिए इसने इसको 100 रुपया दिया, तो आरबीआई क्या गाइडलाइन जारी कर देगी? भाई आप 50% कहाँ देंगे? एग्रीकल्चर में देंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके एक अलग बेंचमार्क बना देगी, स्टैंडर्ड बना देगी कि आप इसको इतना ही देंगे।
और किस रेट पे देंगे ये भी तय कर देती है। मतलब आप किस क्षेत्र को कितना लोन देंगे और किस रेट पे देंगे, इन सबको तय कर देती है। तो ये तो होगी क्रेडिट राशनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। एमपीसी को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझना होगा कि 2016 से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी उनको बनाती थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उनको क्या बनाती थी, उनको बनाती थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2016 से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो मौद्रिक नीतियां थी, किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक अवधारणा के आधार पर चलती थी। मतलब उसका उसमें बहुत बड़ा रोल होता था। लेकिन 2016 के बाद जब बनती है उर्जित पटेल समिति, जब उर्जित पटेल समिति बनती है तो उर्जित पटेल समिति ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया जाए। इन्होंने अनुशंसा दी कि अब क्या है कि एक समय आ गया है कि जब एक मौद्रिक नीतियों का, जो मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाए। और इन्होंने बताया कि इसमें कितने होंगे, इसमें 6 मेंबर होंगे। इसमें कितने मेंबर होंगे, इसमें 6 मेंबर होंगे। और इन 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर किसके होंगे, 3 मेंबर तो आरबीआई से होंगे। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। जो एमपीसी होगा, मॉनेटरी पॉलिसी होगा, इसमें 6 मेंबर होंगे। तो जो 6 मेंबर होंगे, इसमें से 6 में से 3 मेंबर तो किसके होंगे, आरबीआई से होंगे। जिसमें एक तो हो जाएगा आरबीआई का गवर्नर और प्लस के 2 अदर्स हो जाएंगे। ठीक है। जो एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता करेगा, वो अध्यक्षता कौन करेगा, वो करेगा आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर इसकी अध्यक्षता करेंगे। 3 सदस्य हो जाते हैं आरबीआई से और 3 ही सदस्य बनते हैं गवर्नमेंट है। लेकिन ये जो 3 सदस्य होंगे ये राजनीति से नहीं होंगे। ये 3 सदस्य होंगे, ये राजनीति से नहीं होंगे, बल्कि कहां से होंगे, अर्थशास्त्र से ही होंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी भी एमएलए वगैरह को किसी को कुछ भी बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी होगी। ठीक है, ये लोग होंगे इसके अंतर्गत। तो मॉनेटरी पॉलिसी समिति में 6 सदस्य, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट के सदस्य रहेंगे। ठीक है। और जो आरबीआई के पास जो गवर्नर होगा उसके पास वीटो शक्ति, वीटो पावर भी रहेगी। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के, एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब विनिमय दर। तो विनिमय दर का मतलब यह है कि 2 करेंसी है, एक करेंसी ए, एक करेंसी बी है। तो हम देखते हैं कि जब ए को बेचते हैं तो बी कितना प्राप्त होता है, और जब बी को बेचते हैं तो ए कितना प्राप्त होता है। अगर हम डॉलर और रुपये के संबंध में इसको समझें तो 1 डॉलर और 1 रुपये के एक्सचेंज रेट से मतलब है कि 1 डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है। ठीक है। और 1 डॉलर बेचने पर हमको कितने रुपए की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो डॉलर स्थिर रहता है और डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत और कमजोर होता रहता है। तो जैसे रुपया मजबूत होता है तो रुपये के मजबूत होने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, साथ ही साथ कुछ हानियां भी होती हैं। उसी प्रकार से अगर रुपया कमजोर होता है तो रुपये के कमजोर होने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, और उसके कुछ हानि भी होती है। ठीक है, लॉसेस भी देखने को हमको मिलते हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं कि अगर 1 रुपया मजबूत होता है डॉलर की तुलना में, तो ये डॉलर है और डॉलर की तुलना में रुपया क्या हो रहा है,
मजबूत हो रहा है। तो इसके क्या क्या लाभ होंगे, पहले बात कर रहे थे लाभ की। तो जो इसका लाभ होगा, सबसे पहले जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में कमी आएगी। और नेक्स्ट क्या है, जो हमारा एक्सटर्नल डेप्ट डेप्ट था, जो हमारा बाहर ऋण था, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये तो हो जाते हैं रुपये के मजबूत होने के कुछ लाभ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसकी हानियां भी हैं। वो हानि कौन कौन सी है, तो इससे क्या है कि जब इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो वो जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जो भारत में विदेशी पर्यटन थे, जो घूमने आते हैं लोग, उनको ज्यादा यहाँ खर्च करना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, विदेशी पर्यटन पर्यटन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो साथ ही साथ कुछ रुपये के कमजोर होने की बात कर लेते हैं। जब डॉलर की तुलना में रुपया क्या हो जाता है, कमजोर होता है। जब जब रुपया कमजोर होता है, तो क्या होता है, जो निर्यात है वो क्या हो जाता है, चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है। जब निर्यात सस्ता हो जाता है, तो आयात महंगा हो जाता है ऑटोमेटिक। और जो हमारे एक्सटर्नल डेट थे, जो बाहर ऋण थे, वो स्वतः क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऑटोमेटिक क्या कर जाते हैं, ऑटोमेटिक राइज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, किस तरह से ये काम करता है। तो जो एक्सचेंज रेट है, ये मेनली तीन प्रकार से देखने को मिलता है, तीन तरह से। एक तो कौन सा है, फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट सिस्टम। और सेकंड कौन सा, मैनेज्ड, या इसको क्या बोलते हैं, इसको डायटी भी बोलते हैं, डायटी फ्लोट सिस्टम। और यह पैक्ड सिस्टम। जो फ्री फ्लोट सिस्टम है, इसमें जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, जो घरेलू मुद्रा होता है, पूर्ण रूप से बाजारी ताकतों के अधीन कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि इसमें अधीन तो पूर्ण रूप से अधीन कर दिया जाता है। तो ये मेनली अगर देखें, तो हम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहां पे इनको देखने को मिलता है। वहां पे जो फ्री फ्लोट सिस्टम को वो कंट्रीज, जो इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां पे इसको देखने को मिलता है। तो कहाँ देखने को मिलता है, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है, जो डेवलप्ड है। डेवलप्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें देखने को मिलता है। जो मैनेज या डर्टी फ्लोट सिस्टम है, इसमें बाजारी ताकतों के अधीन मुद्रा को, जो घरेलू मुद्रा है, उसको कर तो दिया जाता है, लेकिन समय समय पर जब केंद्रीय बैंक को, मतलब आरबीआई को, अगर अपने देश की बात करें, जो आरबीआई को लगता है कि नहीं, अब एक्सचेंज रेट को संतुलित करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि रुपया बहुत कमजोर होता जा रहा है, या बहुत रुपया बहुत मजबूत होता जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं मैनेज्ड या डायरेक्ट फ्लोट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये मेनली कहाँ होता है, मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, वहां पे देखने को मिलता है। जो पैक्ड सिस्टम है,
पैक्ड सिस्टम है मतलब कि जो मुद्रा है उसको आप पैक्ड कर दे, आपको पैक कर देना उस मुद्रा को। मतलब कि मुद्रा जो है आपकी, जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी थी, जो आपकी घरेलू मुद्रा थी, आपने उसको क्या कर दिया, पूर्ण रूप से स्थिर कर दिया। ना तो उस पे अब किसी बाह्य चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, ना ही आंतरिक चीजों का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसको पैक्ड कर दिया ना, पैक कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है? ऐसा करता है चाइना। ठीक है, और चाइना जब ऐसा करता है तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या बोलते हैं चाइना को? करेंसी करेंसी मैनिपुलेटर बोला जाता है इसको, कि क्या है ये? करेंसी मैनिपुलेटर है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद ये हमारी यूनिट समाप्त हो जाती है। एक टॉपिक आता है LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और दूसरा है टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTR और LTR। LTR क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, एक साल से अधिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये बैंक है, ये RBI है एक, और ये क्या है? ये बैंक है। ठीक है, RBI ने इसको क्या दिया? जी सेक दिया, और इसने इसको क्या कर दिया गया? इसको अमाउंट दे दिया, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशन बोलते हैं, रेपो ऑपरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो इसको बोला गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लेकिन अगर RBI जो बैंक है, उसको अगर ये उल्टा हो जाता है इसका, अगर इसको ये पैसे देता है और ये इसको क्या देता है? जीसैक। मान लीजिए RBI ने इसको 1,000 दिया, 1,000 करोड़ रुपए इसको दिया, तो आरबीआई क्या करेगी? उसके साथ साथ एक टारगेट लगा देगी कि आपको जो लोन देना होगा, जो बैंक से बोल देगी कि आपको जो लोन देना होगा, यहाँ एक टारगेट जोड़ देगी कि आपको सपोज करिए कि 100 करोड़ किसको देना होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को देना होगा, और 100 करोड़ किसको देना होगा? हाउसिंग, आवास वगैरह में देना होगा। तो जो ऐसे टारगेट जोड़ दिए जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? टारगेटेड LTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, बस इतना ही है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसको LTRO कह देते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के साथ साथ एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में इतना ऋण देना है और इस ब्याज पर देना है, और इस सेक्टर को इतना ऋण देना है और इस ब्याज पर देना है, ब्याज भी तय कर दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको टारगेटेड LTRO देते हैं। अब ये यूनिट हो जाती है हमारी समाप्त। अब इस यूनिट के बाद जो हम डिस्कस करेंगे, अब बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की, तो इंपॉर्टेंट है, तो कल हम उसको खत्म कर लेंगे, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।